हेलो। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। गुड। देखो, आज की क्लास में हमें एक नया टॉपिक सीखना होगा जो है कैटेगरी एलोकेशन का। किसका है सर? कैटेगरी एलोकेशन। देखो, कैटेगरी एलोकेशन क्या होता है। मान लो कंपनी को शेयर इशू करने हैं केवल 10,000। कितने शेयर्स इशू करने हैं कंपनी को? 10,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है और कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 50,000 शेयर्स को खरीदने के लिए। 50,000 इक्विटी शेयर्स को परचेज करने के लिए इतनी आई कंपनी के पास एप्लीकेशन। लेकिन कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है मार्केट में? केवल 10,000 शेयर्स इशू कर सकती है। जी सर, बिल्कुल। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, उनकी कैटेगरीज बना देती है। जैसे कि मान लो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने सबसे पहले कंपनी ने क्या किया कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कंपनी ने क्या किया, मान लो कि जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे थे उनकी अलग कैटेगरी बना दी, इनको दे दी केवल 8,000 शेयर्स। कितने? मतलब 20,000 जिन्होंने शेयर्स मांगे थे उनको 8,000 शेयर्स दे दिए, और जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे थे उनको 2,000 शेयर्स दे दिए, और इसके बाद में जिन्होंने 30,000 शेयर्स और मांगे थे उनको कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो देखो ना, कंपनी ने उनकी 3 अलग अलग कैटेगरीज बना दी। जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 8,000 शेयर्स दे दिया, जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 2,000 शेयर्स दिए, और जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कुछ भी नहीं दिया। उसमें कुछ भी रीज़न होता है, हो सकता है उनकी एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल नहीं किया होगा, या कुछ और रीज़न, एड्रेस वगैरह गलत लिख देना, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, लॉटरी सिस्टम हो सकता है। तो इनको कुछ भी शेयर नहीं दिया। तो देखो ना, यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन कितनी आई कंपनी के पास? 50,000 शेयर्स के लिए, और इनको हमने शेयर कितने दिए? 10,000 शेयर्स। सर, हम 10,000 शेयर से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते ना। तो इस तरह इनकी क्या होती है, कैटेगरी बन जाती है। क्या बन जाती है सर? इनकी कैटेगरी बन जाती है। तो जब ऐसे कैटेगरी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उस केसेस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें आज वो सीखना है। क्लियर है सबको? तो देखो, स्टार्ट करते हैं कि अगर कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है। ध्यान से सुनना, सेम प्रोसेस है। हम वैसे ही जो हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ अलॉटमेंट, यहाँ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जैसे उनसे पैसे मंगाते थे वैसे ही मंगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक एनालिटिकल टेबल सीखनी होगी। क्या सीखनी होगी हमें? एनालिटिकल टेबल सीखनी होगी। ध्यान से सुनना। अब ये एनालिटिकल टेबल कितनी बनती है, ध्यान से सुनना। ये 8 कॉलम्स की भी बन सकती है, 9 कॉलम्स की भी बन सकती है, या 10 कॉलम्स की भी बन सकती है। इसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा। उससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे बनती है सर ये टेबल, ये बताओ हमें। तो देखना, यहाँ लिखा जाता है कैटेगरी नंबर की कितनी कैटेगरी है, 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल 3 कैटेगरी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कभी कभी 4 और 5 कैटेगरीज भी बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कैटेगरी नंबर लिख दिया। कैटेगरी नंबर लिखने के बाद हमें लिखना होगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे मैं केवल शेयर्स अप्लाइड लिख दूँ, समझ में आ जाएगा सबको। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड। ठीक है सर। तो शेयर्स अप्लाइड किए थे। उसके बाद में है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कि हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। देखो, फर्स्ट कैटेगरी में जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने केवल 8,000 शेयर्स ही अलॉट किए, 8,000 शेयर्स ही दिए। जिन्होंने नेक्स्ट 10,000 मांगे थे उनको हमने केवल 2,000 शेयर्स अलॉट किए। जिन्होंने 30,000 मांगे थे उनको हमने कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। क्लियर है? जी सर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम होगा अपना, जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि ये जो एप्लीकेशन आई
इन एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे पास बैंक में पैसे भी तो आएंगे ना, बैंक में पैसे भी तो आएंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए। तो मैं एप्लीकेशन के पैसे है वो कॉलम नंबर सेकंड के हिसाब से निकालूंगा, याद रखना ये बात, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन के बाद एक और कॉलम बनेगा, एक और कॉलम बनेगा जिसको मैं बोलूँगा मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना है। अच्छा सुनो, कैपिटल अकाउंट में किसके हिसाब से ट्रांसफ़र होगा, जो हमने उनको शेयर दिए, मतलब कॉलम नंबर थर्ड के हिसाब से ये ट्रांसफ़र होगा। समझ आ रही है सबको ये बात? बिल्कुल सही सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। कॉलम नंबर सेकंड के हिसाब से ये ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट देखो, इतने पैसे हमारे पास आएंगे, ठीक है, और इसमें से हमने इतना कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारे पास एक एक्सेस मनी का कॉलम नहीं और नहीं बन जाएगा, एक्सेस मनी, एक्सेस, यहाँ लिखो एक्सेस मनी, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी का और कॉलम बन गया एक्स्ट्रा। अब सुनना, ये जो एक्सेस मनी पड़ी है, ये अभी तक हम केवल बात कर रहे थे एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे, कितने हमें ट्रांसफ़र करने हैं, ये वो करके। अब एप्लीकेशन पे हमारे पास जो पैसे ज़्यादा आ गए उनको हम लोग आगे भी तो यूज़ करेंगे ना। जो एप्लीकेशन पे हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए उनको हम अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे भी यूज़ करेंगे। तो उनको आगे कैसे यूज़ करना है वो चीज़ हमें यहाँ देखनी है, कि मैंने एप्लीकेशन से अलॉटमेंट को कितना दिया। तो यहाँ मैं लिखूँगा ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद कभी कभी मुझे कॉल इन एडवांस मान के फर्स्ट कॉल को भी तो देना पड़ता है ना। तो ये लो भाई फर्स्ट कॉल, ट्रांसफ़र टू फर्स्ट कॉल, ट्रांसफ़र टू फर्स्ट कॉल, ट्रांसफ़र टू फर्स्ट कॉल, या केवल फर्स्ट कॉल लिख लेना, यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट लिख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। और अगर हमने वो पैसे सेकंड कॉल पे भी यूज़ किया तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम और बनाऊंगा सेकंड कॉल के लिए। किसके लिए? सेकंड कॉल के लिए। यहाँ पे अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको, सबसे लास्ट कॉलम होगा अपना रिफंड का, रिफंड का होगा। अच्छा सुनना, अगर मैंने पैसे सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज़ करने हैं, सिर्फ अलॉटमेंट तक, तो मेरे पास 8 कॉलम्स की टेबल बनेगी। अगर मुझे उसे अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल तक भी यूज़ करना है तो 9 कॉलम की टेबल बनेगी। और अगर मुझे अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल तक भी उसको यूज़ करना है तो मैं 10 कॉलम की टेबल बनाऊंगा। ये चीज़ याद रखना सबको। तो मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल तक बनाया है, तो डेफिनेटली 9 कॉलम की टेबल बनी होगी। फर्स्ट, सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम की टेबल बनी। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। तो सबसे पहले हमें ऐसे एनालाइज कर टेबल बनानी होगी, उसके बाद जो हम ऐसे फॉर्मेट बनाने थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें इजीली हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आज आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगा। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और अपना शेयर वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखो अच्छे से, बुक है सबके पास। देखो, अग्रसेन लिमिटेड ऑफर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। देखो इसमें कैटेगरी बनेगी, हमें कैटेगरी बन रही है कि नहीं बन रही वो समझ में आ जाना चाहिए। अग्रसेन लिमिटेड ऑफर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए उन्होंने ऑफर किया है पब्लिक को शेयर्स। ऑन दीज अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, शेयर कितने का था? 10 रुपये का। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, इसकी 3 रुपये की। क्लियर है? 3 4 और 3 हो गए 10 रुपये। आगे देखो, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 41,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव्ड हुई? 41,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। और हमने उनको शेयर्स कैसे अलॉट किए वो नीचे दिखाया गया। देखो 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 क्या बोला इसने, एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर अलॉटेड नो शेयर। अरे वाह, जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिया, उनको हमने कुछ भी शेयर्स नहीं दिए। एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड 100% शेयर। जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 100%, मतलब कि 10,000 शेयर्स दे भी दिए।
ओके सर। एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड 50% शेयर्स, जिन्होंने 12,000 शेयर्स मांगे उनको हमने 50% मतलब कि 6,000 शेयर्स दिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 16,000 शेयर्स वर अलॉटेड 25% शेयर्स, जिन्होंने 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने केवल 25% शेयर्स दिए। तो 65,000 का 25% कितना होता है? 4,000 शेयर्स। तो इनको हमने दिया है 4,000 शेयर्स। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सबसे पहले तो इसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी हमें। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी बनाने के बाद में मैं क्वेश्चन को और आगे पढ़ूंगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, उसके बाद में यहाँ सबसे पहले जो कॉलम होता है वो होता है कैटेगरी नंबर का। कैटेगरी नंबर, कैटेगरी नंबर के बाद में आपको कॉलम के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। उसके बाद होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कि हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉट करने के बाद अब मैं यहाँ लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद मैं लिखूंगा एक्सेस मनी, एक्सेस मनी। एक्सेस मनी आने के बाद अब मुझे देखना है कि उसको अलॉटमेंट तक यूज़ करना है, फर्स्ट कॉल तक या सेकंड कॉल, या सीधा रिफंड कर देना है मुझे। तो एक रिफंड का कॉलम तो डेफिनेटली बनेगा। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, की जो एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी रिसीव्ड होगी वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, मतलब आगे अलॉटमेंट पे भी काम में लेना है और कॉल पे भी काम में लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स बना देता हूँ अलॉटमेंट के लिए, तो यूज़ ऑन अलॉटमेंट, यूज़ ऑन, या ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, यूज़ ऑन अलॉटमेंट। और उसके बाद में मैं उसको फर्स्ट कॉल पे भी काम में लूँगा, यूज़ ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंड लास्ट कॉल है अपना, इसके बाद में कोई कॉल नहीं होगी। फिर होगा सबसे लास्ट में रिफंड। सबसे लास्ट में कौन सा कॉलम बनेगा सर? रिफंड का कॉलम बनेगा। आगे चलो, अब देखो मेरे पास फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, लिखा हुआ है क्लियरली, जिन्होंने 3,000 शेयर्स मांगी थी उनको नो शेयर वर अलॉटेड, उनको हमने कुछ भी शेयर्स नहीं दिए। तो जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कुछ भी शेयर्स नहीं दिए। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, तो कैटेगरी नंबर 2 है, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 100% शेयर्स दे दिए, मतलब 10,000 शेयर्स हमने उनको दे दिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स, तो पॉइंट नंबर 3, जिन्होंने 12,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 50% मतलब 6,000 शेयर्स दिए होंगे क्लियरली। एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000, तो ये है 16,000 इनको हमने केवल 25% दिया, तो मतलब 4,000 के लिए। यहाँ तक सबको समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा। देखो एक और बात क्लियर कर दूँ मैं, हमें कितने शेयर इशू करने हैं? 20,000 शेयर्स इशू करने हैं, और एप्लीकेशन आई हमारे पास 41,000 के लिए। तो जब हम इनका टोटल करेंगे ना, टोटल, ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो इसका टोटल आएगा 41,000 एप्लीकेशंस आई, और हम केवल 20,000 शेयर्स इशू करेंगे। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा नीचे और करके दिखा देता हूँ, जैसे हम क्वेश्चन को करते थे पहले। कंपनी 20,000 शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपीज़ वाले, एप्लीकेशन पे कितने मंगाएगी? 3 रुपये मंगाएगी, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगाएगी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो 3 रुपये मंगाएगी। हो गए 10 रुपये। ऐसा ही तो करते थे ना क्वेश्चन को। और एप्लीकेशन आई 41,000 शेयर्स को परचेज़ करने के लिए, 41,000 शेयर्स को परचेज़ करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई। नेक्स्ट चलो, इतना हो गया। अब देखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जो पैसे आएंगे वो 3 रुपये के हिसाब से आएंगे। इन सभी एप्लीकेशंस पे हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो 3,000 शेयर्स का 3 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपये आएंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ हमारे पास आएंगे। 12,000 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 36,000 रुपीज़ आएंगे। 16,000 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास यहाँ पे 48,000 रुपीज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इनका टोटल करेंगे हमारे पास टोटल कितने आएंगे? 123,000।
ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले 41,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से हमारे पास बैंक में कितने आने वाले हैं 1,23,000 रुपीज़। ऐसे ही तो करते थे हम क्वेश्चन को। समझ आ गया क्या? समझ आ जाना चाहिए यहाँ तक। हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस को करते आ रहे थे। उसके अलावा मैंने आपको एक भी नई चीज़ नहीं बताई है अभी तक, ठीक है। चलो भाई देखो, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में तो हम इस 20,000 के हिसाब से ट्रांसफ़र करते थे, और यहाँ पे कैटेगरी में 20,000 ये रहे तो मैं इसके हिसाब से ट्रांसफ़र करूँगा। इसको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिया तो इसका कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा। इसको हमने 10,000 शेयर्स दिए तो कैपिटल में 3 रुपये के हिसाब से 30,000 पूरे कैपिटल में चले जाएंगे। इनको 6,000 शेयर्स दिए हैं, 6 × 3 तो 18,000 रुपीज़ है वो कैपिटल में चला जाएगा, और इनके 4 × 3 तो 12,000 रुपीज़ कैपिटल में चले जाएंगे। तो टोटल कितने जाएंगे 60,000 रुपीज़ कैपिटल में। देखो 20,000 × 3 तो 60,000 जाएंगे कैपिटल में। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। एक्सेस मनी, देखो एक्सेस मनी कैसे निकलेगी। 9,000 रुपीज़ आए थे जिसमें से कैपिटल में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया, तो पूरा का पूरा एक्सेस मनी पड़ा है अपने पास, पूरा का पूरा एक्सेस मनी पड़ा है। 30,000 थे कैपिटल में, 30,000 चले गए, कुछ भी एक्सेस नहीं पड़ा। 36,000 थे, 18,000 कैपिटल में चले गए, तो हमारे पास 18,000 और एक्सेस पड़े हैं यहाँ पे। 48,000 था जिसमें से 12,000 चले गए, तो यहाँ पे हमारे पास 36,000 एक्सेस मनी पड़ी है। कितने पड़ी है एक्सेस मनी 36,000। जब इनका टोटल करेंगे तो आएगा 63,000। ये है हमारी एक्सेस मनी। टोटल एक्सेस मनी है 63,000 रुपीज़। अब देखो यूज़ ऑन अलॉटमेंट। अब यूज़ ऑन अलॉटमेंट की बात आ रही है, तो अलॉटमेंट पे हमें क्या करना है। अलॉटमेंट पे कितने चाहिए भाई 4 रुपये चाहिए। कितने चाहिए 4 रुपये। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, एप्लीकेशन पे सबसे पहले 41,000 के हिसाब से आएंगे, उसके बाद में ट्रांसफ़र 20,000 के हिसाब से होगा, और उसके बाद आगे की सारी प्रोसेस 20,000 शेयर्स के हिसाब से होगी। बताया था ना मैंने आप सबको। जी सर बिल्कुल बताया था। अब देखो ये जो 20,000 है इनकी कैटेगरी यहाँ बनाई है, इसमें से जो फर्स्ट है इसको तो छोड़ दो, ये तो सारे के सारे रिफंड ही होने वाले हैं, क्योंकि हमने इनको शेयर ही नहीं दिया। इनकी एक्सेस मनी पड़ी थी 9,000, इनको हमने रिफंड ही करना है डायरेक्ट। तो ऊपर दोनों कॉलम में डैश कर देना। अब चलो आगे, ये जो 20 है वो यहाँ कैटेगराइज किए गए। 10,000 का मुझे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये चाहिए, 40,000 रुपये मार्केट से, और हमारे पास एक्सेस कितना पड़ा है, कुछ है क्या एक्सेस, कुछ है ही नहीं, तो हम इसको कुछ यूज़ भी नहीं कर सकते। पूरे के पूरे 40,000 मार्केट से मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलो, इनकी बात करते हैं 6,000 की। 6,000 × 4, 6,000 × 4 कितना होता है 24,000 होता है। कितना होता है 24,000 रुपीज़ हमें चाहिए मार्केट से, हमें चाहिए, जिसमें से एडवांस कितना पड़ा है 18,000। तो सर ये पूरा का पूरा यूज़ कर लूँगा क्या मैं, पूरा यूज़ कर लूँगा, और जो 6,000 बचे हैं वो मैं बाहर से मंगवाऊँगा, ठीक है। जब मैं अलॉटमेंट के लिए कॉल करूँगा, मतलब पैसे ड्यू करूँगा, तो बाहर से पैसे आएंगे बाकी के बचे हुए, उसको छोड़ो, हमें तो इसकी बात करनी है। 6 × 4 तो 24,000 हमारे पास एडवांस पड़े 18,000, तो मैं 18,000 को काम में ले लूँगा। आगे चलते हैं, 4,000 × 4 तो हमें 16,000 चाहिए। कितने चाहिए 16,000। हमारे पास एक्सेस कितने पड़े 36, तो भाई 36 पूरे काम में मत लेना, केवल 16,000 ही काम में लेना, क्योंकि हमें चाहिए 16,000 है। 4,000 × 4 तो हमें केवल 16,000 चाहिए। समझ आई बात इतनी सबको? अरे क्लियर है क्या सबको? जी सर। अब इसका टोटल कर लो तो 34,000 है जो मैंने अलॉटमेंट पे यूज़ किए हैं। कहाँ यूज़ किए? अलॉटमेंट पे। अब बात करता हूँ फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल को मैं कॉल इन एडवांस भी लिख सकता हूँ, कॉल इन एडवांस। आगे चलो, मुझे पहले ये बताओ 9,000 ये तो रिफंड हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जीरो। 18,000 पूरे के पूरे काम में ले लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जीरो। 36,000 में से मैंने 16,000 काम में लिए, यहाँ पे मेरे पास 20,000 रुपीज़ बचे गए। अभी मेरे पास रिमेनिंग है 20,000 रुपीज़। अब देखो फर्स्ट कॉल की बात करता हूँ। फर्स्ट कॉल में देखो हमारे पास कुछ एक्सेस नहीं है, तो यहाँ तो डैश है। यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं था, पूरे कैपिटल में ट्रांसफर करके यहाँ भी डैश कर दो। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी। 18,000 एक्सेस मनी थी, जिसमें से एक्सेस मनी थी 18,000, हमने 18,000 अलॉटमेंट पे काम में ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जीरो, तो इसको भी डैश कर दो। यहाँ पे एक्सेस मनी पड़ी है, केवल इसकी बात करूँगा मैं। 4,000 × 3, सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ, ना कि अलॉटमेंट की। जी सर। 4,000 × 3 तो मुझे चाहिए 12,000 रुपीज़। कितने चाहिए? 12,000 रुपये। और मेरे पास एक्सेस कितने पड़े? 20,000। मेरे पास 20,000 रुपये पड़े, लेकिन मुझे चाहिए ही केवल 12,000 है, तो मैं केवल 12,000 यहाँ लिखूंगा। कितने लिखूंगा? 12,000। यहाँ पे मेरे पास कितने पड़े थे? 20,000 रुपये, जिसमें से 12,000 रुपये मैंने काम में लिए, तो 8,000 अभी भी एक्सेस पड़े, जिसको मैं रिफंड कर दूंगा। ये लो भाई, हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना ही है, सिर्फ ये चीज़ सीखनी है अपन को। तो देखो हमने फर्स्ट कॉल पे कितने यूज़ किए? टोटल 12,000 रुपीज़, और हमने रिफंड कितने किए? 9,000 ये 8,000 ये, तो टोटल 17,000 हमने रिफंड कर दिए। सिर्फ ये एक इतनी सिंपल सी एनालिटिकल टेबल अपन को सीखनी थी, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, जैसे हम क्वेश्चन को करते आ रहे थे वैसे ही सीखने वाले हैं दोबारा।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे सबसे पहले 41,000 शेयर्स के हिसाब से पैसे आते हैं 123000, जिसमें से कैपिटल में ट्रांसफर होगा इस 20,000 के हिसाब से। देखो मैं ऊपर वाली टेबल के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले बैंक में कितने आएंगे 123, जिसमें से 60,000 मैं कैपिटल को दे दूंगा, लेस कर दो 60,000, ये मैंने दे दिए कैपिटल को। क्लियर है। मेरे पास एक्सेस मनी कितनी पड़ी है 63,000। ये देखो एक्सेस मनी कितनी पड़ी है 63,000। अभी 63,000 को मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो ये जो 63,000 है ये सारा इसके बराबर है, ये है टोटल, इन सब के टोटल के बराबर है ये 63,000। तो देखो मैंने अलॉटमेंट को दिया 34,000, यहाँ लिखो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट पे कितना 34,000, ये चला जाएगा अलॉटमेंट को, और ये गया फर्स्ट कॉल पे, मतलब एप्लीकेशन से सीधा फर्स्ट कॉल पे, तो इसको मैं बोलता हूँ कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस है 12,000 रुपीज़, ये चला गया कॉल इन एडवांस में, और रिफंड हो गया 17,000, ये 17,000 रुपये मैंने कर दिए रिफंड। तो ये अब मेरे पास एप्लीकेशन पे कुछ भी नहीं बचा, केवल इस इतनी सी चीज़ के लिए मुझे ये एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ी, और बाकी आगे वैसे ही चलेगा जैसे क्वेश्चन चलता आ रहा था। देखो अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब देखो आगे की सारी प्रोसेस 20,000 के हिसाब से होगी, तो 20,000 × 4, तो मुझे चाहिए 80,000 रुपीज़। कितने चाहिए मार्केट से 80,000, और मेरे पास एडवांस कितने आए पड़े, देखो अलॉटमेंट वाले पे आना, मेरे पास 34,000 एडवांस पड़े हैं, 34,000 रुपीज़ एडवांस पड़े हैं। अब मुझे बाहर से कितने मंगाने होंगे, 46,000 रुपीज़। तो मुझे मेरे पास बैंक में आएंगे 46,000। क्लियर है यहाँ पे सबको, समझ आ रही है बात। आगे आ जाओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मुझे 20,000 × 3 60,000 रुपीज़ चाहिए मुझे। कितने चाहिए 60,000 रुपीज़, जिसमें से मेरे पास देखो कॉल इन एडवांस में 12,000 पड़े हैं, तो ये 12,000 यहाँ पे माइनस कर देना। अभी मेरे पास बैंक में आने वाले हैं 48,000 रुपीज़, ये आएंगे बैंक में। बैंक में कितने आएंगे 48,000। क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो भाई इतना सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसने पूछा क्या है, ये बोल रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, हमें क्या बनानी है जर्नल एंट्रीज। तो देखो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन की एंट्रीज करता हूँ। एप्लीकेशन की ये एंट्री होगी, सबसे पहले बैंक में आएंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 123,000 1,23,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,23,000 रुपीज़। ठीक है। अब मैं सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दूंगा, ये मेरी ट्रांसफ़र की एंट्री है। कौन सी एंट्री है ट्रांसफ़र की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,23,000 रुपीज़, सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट। अब मुझे देखना है कि पैसे कहाँ कहाँ गए। 60,000 गए कैपिटल में, अलॉटमेंट पर गए 34,12 गए कॉल इन एडवांस में, और 70,000 रिफंड कर दिए बैंक से। तो देखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 34,000 रुपीज़, ये 34 हो गया। उसके बाद में कॉल इन एडवांस, तो यहाँ लिखो टू कॉल इन एडवांस, ये मैं फर्स्ट कॉल को दूंगा। ठीक है, किसको दूंगा, फर्स्ट कॉल को 12,000 रुपीज़। उसके बाद में है टू बैंक, और बैंक से रिफ़ंड हो जाएगा 17,000 रुपीज़। बैंक से कितना रिफ़ंड हो जाएगा 17,000 रुपीज़। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की। आ जाओ देखो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले पैसे करेंगे ड्यू। एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, सबसे पहले फुल अमाउंट से पैसे को ड्यू करना, फुल अमाउंट से ड्यू कर देना। यह है ड्यू की एंट्री। अब मेरे पास बैंक में कितने आएंगे, ध्यान से सुनना, 46,000 रुपीज़ आएंगे, क्योंकि 34 तो एडवांस पड़े मेरे पास। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 46,000 रुपीज़ बैंक में टू इक्विटी शेयर। ये बैंक में जो है वो अलॉटमेंट के तो थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 46,000 रुपीज़। ठीक है। देखो जब भी मैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट को दूंगा तो यहाँ पे मैं एडवांस ना लिख के डायरेक्ट अलॉटमेंट लिखूंगा, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है। इसकी बैंक की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करो,
फर्स्ट कॉल को कर देंगे ड्यू, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट से 60,000 से ड्यू कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 60,000 कर दिया क्या ट्रांसफ़र, समझ आ रहा है क्या सबको। अभी बैंक में कितने आ जाएंगे, 48,000 रुपीज़। दोबारा सुनना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से, 60,000 जिसमें से 12,000 मेरे पास पहले से आए हुए पड़े थे, लेकिन ये कॉल इन एडवांस में ही तो थे, कॉल इन एडवांस में, देखो ये रहे कॉल इन एडवांस में। तो यहाँ मैंने कॉल इन एडवांस को किया क्रेडिट 12,000 से, अब मैं इसको फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बैंक वाली एंट्री में करूँगा कॉल इन एडवांस को डेबिट, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 12,000 रुपीज़ से, और इसको 2 कर दो इक्विटी शेयर, ये जो बैंक में पैसे है वो किसके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 60,000। इतना करने के बाद अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन सही है ना, चेक तो करना ही होता है भाई क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ऐसे तो हम कुछ भी एंट्रीज करके आ जाएंगे, वो करेक्ट थोड़ी ना करेगा। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से डेबिट, कितने से क्रेडिट है 123 से, डेबिट भी कितना 123 से। नेक्स्ट लाइन में आओ, नेक्स्ट में आ जाओ भाई। देखो क्या हुआ, अलॉटमेंट कितने से डेबिट है 80,000 से, और अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है 46 से। अरे सर 46,000 से क्रेडिट, देखो भाई क्योंकि हमने अलॉटमेंट को पहले ही क्रेडिट कर दिया 34,000 से, ये देखो ये री एंट्री, अलॉटमेंट को 34,000 से क्रेडिट कर दिया ना, कितने से 34,000 से क्रेडिट, इसलिए हमने इसको 46,000 से यहाँ क्रेडिट किया है, क्लियर है। और डेबिट है 80,000 से, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, फर्स्ट कॉल में डेबिट है 60,000 से और क्रेडिट कितने से हुआ 60,000 से क्रेडिट, तो इस तरह से ये हो गई हमारी ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। बिल्कुल करेक्ट, समझ आई बात सबको, जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो भाई ये हो गया अपना, मैंने आपको कैटेगरी एलोकेशन समझा दिया अच्छे से। अभी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन घर पे दोबारा करोगे, क्लियर है। देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था वो मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था, नहीं होता है तो मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट होगा जो अपना होगा शेयर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर, ठीक है। मैं आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, वो समझाऊंगा, और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा डिबेंचर का टॉपिक, ठीक है। उसकी लगभग आपके 5 से 7 वीडियोज़ आएगी, तो कंटिन्यूस देखते रहो और खुश रहो, मज़े करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।